ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस का फीचर्स हम लोग समझे हैं, आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। छोटा व्यापारी का भारत में क्या काम है? छोटका व्यापारी लोग का भारत में क्या काम है? नौकरी देता है लोग। बढ़िया दुकान चल जाएगा तो दो चार जन को तो रोजगार दे ही देंगे ना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, हर क्षेत्र का लोग विकास करवा देते। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, ये लोग पूंजी का पूरा प्रयोग करता है। देखते हैं स्मॉल बिजनेस का 2 इंच का दुकान, 4 इंच का फुट कब्जा, चप्पा पे माल टांग देगा लोग। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी का पूरा प्रयोग करना। वही माल ला कर रखेंगे जो माल खूब बिकता है, जो नहीं माल बिकता वो नहीं रखेंगे। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, एक्सचेंज अर्निंग, समझ रहे हैं? और अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, भाई ऐसा अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। आप भी ऐसा दुकान खोल सकते हो, आपका भी दिमाग काम करता है, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया है, स्मॉल बिजनेस का ना भारत में छोटका व्यापारी लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है। दिक्कत कह लो बस पैसा नहीं है भाई, सबसे दिक्कत है फंड नहीं है, शॉर्टेज ऑफ फंड, पैसा का दिक्कत रहता है लोगों को। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड पावर, रॉ मटेरियल भी नहीं है, पावर का भी दिक्कत है, पावर माने इलेक्ट्रिसिटी। बैकडेटेड टेक्नोलॉजी, काम भी कर रहे तो पुराना टेक्नोलॉजी से, मोहनजोदड़ो हड़प्पा वाला टेक्नोलॉजी से लोग काम करता है। इनएडिक्वेटिंग मार्केटिंग फैसिलिटी, लोगों को जानकारी लोग सही से नहीं दे पाता है, मार्केटिंग सही से नहीं कर पाता, इंफॉर्मेशन को रीच आउट नहीं कर पाता। इनएडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटी, इम्परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप भी ठीक नहीं रहता, इम्परफेक्ट होता है जैसा तैसा, समझे? इम्परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, लैक ऑफ ट्रेंड पर्सोनल, ये लोग के पास कर्मचारी भी ठीक नहीं होता। स्टॉप करिएगा कि बताया आपको, लैक ऑफ ट्रेंड पर्सोनल, कर्मचारी पढ़ा लिखा नहीं रहता है, समझ पा रहे हैं? तो ये सब क्या है भाई? प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है? स्मॉल बिजनेस का। शॉर्टेज ऑफ फंड, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड पावर, बैकडेटेड टेक्नोलॉजी, इनएडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटी, इम्परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, लैक ऑफ ट्रेंड पर्सोनल। सुनिए, एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। पुराना वाला क्या था? पुराना वाला में 2 तरीका का सेक्टर था, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो कब कहलाएगा? अप टू 25 लाख, और सर्विस वाला माइक्रो कब कहलाएगा? अप टू 10 लाख। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग वाला कब कहलाएगा? 25 लाख से 5 करोड़, और स्मॉल कहलाएगा 10 लाख से लेकर 2 करोड़, और मीडियम 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़, और ये 2 करोड़ से 5 करोड़, ये पुराना था। और नया वाला क्या है भाई? मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दोनों के लिए सेम है। माइक्रो कब कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ और टर्नओवर अप टू 5 करोड़। इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, टर्नओवर अप टू 5 करोड़। स्मॉल कब कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़, टर्नओवर अप टू 50 करोड़। और मीडियम कब कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़, टर्नओवर अप टू 250 करोड़। ये नया वाला है। एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, इसका स्थापना किया गया था छोटे व्यापारी को मदद के लिए। डीआईसी का भी स्थापना किया गया था जिला स्तर पर छोटे व्यापारी को मदद करे। डीआईसी का फुल फॉर्म था डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, मैंने हम लोगों का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 9, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। जब अपने देश के सीमा के अंदर, अपने देश के अंदर जब गुड्स और सेवाओं को बेचेंगे, इसको कहते हैं इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड 2 तरीका का है, होलसेल और रिटेल। होलसेल ट्रेड मीन्स गुड्स बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वान्टिटी। लार्ज क्वान्टिटी में बड़े पैमाने पर गुड्स को कीनेंगे और गुड्स को बेचेंगे, इसको हम कहते हैं होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड मीन्स गुड्स बाइंग एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा थोड़ा किनेंगे, थोड़ा थोड़ा बेचेंगे, थोड़ा थोड़ा किनेंगे, थोड़ा थोड़ा बेचेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? रिटेल ट्रेड। जो व्यक्ति होलसेल को करेगा उसे होलसेलर कहते हैं, जो रिटेल को करेगा उसे रिटेलर कहते हैं। अच्छा, रिलेशन के हिसाब से 2 तरीका का बिजनेस है, डायरेक्ट ट्रेड, इनडायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट माने मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, इनडायरेक्ट ट्रेड माने मैन्युफैक्चरर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर, रिटेलर किसको देगा? कस्टमर। ये होता है इनडायरेक्ट। मैन्युफैक्चरर माने क्या? सम पापड़ी बनाया, कस्टमर को भेज दिया, डायरेक्ट ट्रेड है। पुचका बनाया, कस्टमर को भेज दिया, डायरेक्ट ट्रेड है। और इनडायरेक्ट ट्रेड का मतलब हम गुड्स बनाए तो हम बेचे होलसेलर को, माने एक के बाद एक ट्रक दे दिए होलसेलर। होलसेलर रिटेलर को 20 पीस, 40 पीस दिया, और रिटेलर कस्टमर को 1 ही पीस बेच दिया। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रेड। धंधा बड़ा करना है तो इनडायरेक्ट ट्रेड में बड़ा होगा, डायरेक्ट ट्रेड में बड़ा नहीं हो सकता। होलसेलर का फंक्शन आता है, फंक्शन ऑफ होलसेलर। होलसेलर का क्या काम है? गुड्स को खरीद कर रखना, बाइंग एंड असेंबलिंग,
समझ पा रहे? डिस्पर्सिंग जहाँ तहाँ पहुँचा देगा, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स लाएगा और गुड्स पहुँचा देगा, ट्रांसपोर्टिंग का काम है। वेयर हाउसिंग गोडाउन में रखता है होलसेलर गुड्स को। ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, कभी कभी होलसेलर क्या करता है, गुड्स खरीद के अपना पैकेट, अपना कंपनी का नाम देके पैकेट में पैक करके भेजता है, इसको कहते हैं ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। बोलता है मेरा कंपनी का है। उठिए, सो रही है, खिलाइए उनको। सुनिए सुनिए, पहला भाएंगे ना सब ने, डिस्पर्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, वेयर हाउसिंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। फाइनेंसिंग का लोग काम करता है भाई, मैन्युफैक्चरर से एक बार एक ट्रक किन के लाएगा और रिटेलर को बाकी बेचेगा, तो लोन तो दे ही रहा है ना। फाइनेंसिंग का लोग काम करता है। रिस्क बियरिंग, जोखिम को उठाता, रिस्क तो है। नगद किनना बाकी बेचना रिस्क नहीं है, नगद किन के बाकी बेचना रिस्क तो है, रिस्क बियरिंग। और मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट का लोग जानकारी रखते हैं। रिटेलर का फंक्शन क्या है, गुड्स खरीदना भाई, बाइंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, समझ पा रहे, स्टोरेज करना, ग्रेडिंग का काम करना। फाइनेंसिंग का लोग भी काम करता है। रिक्स, रिटेलर का भी रिक्स है, रिक्स बियरिंग और सेल करना। ये किसका काम है भाई, रिटेलर का। किसका काम है? रिटेलर दो तरीका का है, एक है इटिनरेंट, जहाँ तहाँ, जिसको मोबाइल ट्रेड कहते हैं। इटिनरेंट्स मीन्स मोबाइल ट्रेडर हु हैव नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ कस्टमर, इट इज ऑल्सो नोन एज मोबाइल ट्रेडर, इसको कहते हैं इटिनरेंट्स। स्ट्रीट ट्रेडर गली चौराहे में घूम घूम के बेचेगा। मार्केट ट्रेडर मंगलवार को आइएगा मंगला बाजार, संडे को आइएगा संडे बाजार, रात में बेचेंगे रात में आइएगा, दिन में नहीं देते हम लोग, इसको कहते हैं मार्केट ट्रेडर। हॉकर्स एंड पैडलर्स, हाथ में लेके, माथा पे लेके, ठेला पे लेके घूम घूम के बेचेंगे, इसको कहते हैं हॉकर्स एंड पैडलर्स। स्मॉल स्केल में बिजनेस होता है। स्ट्रीट स्टॉल, हर कोना में एगो दुकान होता है, खूब चलता है। जनरल स्टोर, गोपाल स्टोर, जनरल स्टोर, अरे कोई भी दुकान दे बाबा, मोदी खाना, जनरल स्टोर। अच्छा, सेकंड हैंड गुड शॉप, पुराना माल देंगे, चले आइएगा। पुराना माल कितना होगा तो सेकंड हैंड गुड शॉप में जाइएगा, चोर बाजार। सिंगल लाइन स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर का मतलब एक ही तरीका का माल देंगे, समझे। चप्पल जूता खाली बेचेंगे, समझे। तो चप्पल जूता का दुकान में जैकेट मत मांग लीजिएगा, ये होता है सिंगल लाइन स्टोर। चप्पल जूता में तो चप्पल जूता बेचेंगे ना भाई। और स्पेशलिटी स्टोर, हम इसी कंपनी का माल बेचते हैं, दूसरा कंपनी का माल, इसको कहते हैं स्पेशलिटी स्टोर। खाली बच्चा लोग का बेचते हैं, बच्चा लोग का दुकान में जाकर बुरा लोग का कपड़ा मांगोगे तो नहीं मिलेगा, बच्चे का मिलेगा, इसको कहते हैं स्पेशलिटी स्टोर। लार्ज स्केल में डिपार्टमेंटल स्टोर है, जितना मॉल में गए हो सब डिपार्टमेंटल स्टोर है। डिपार्टमेंटल स्टोर कीप वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, जगा दीजिए, औकात नहीं होता तो क्यों आते हैं तो बच्चे पढ़ने। सुनो, आइए सुनिए, उठ जाओ, किसका बात कर रहे भाई, सुनिए, बोलने दो, मुंडे उठाओ, चेहरा दिखाओ। सुनो, डिपार्टमेंटल स्टोर, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स केप्ट अंडर वन रूफ, बहुत सारे गुड्स एक ही छत के नीचे रखेंगे, इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। समझ पा रहे हैं? फीचर्स क्या होगा, लार्ज साइज, सेंट्रली लोकेटेड, कैश एंड क्रेडिट डीलिंग, उधार में भी देंगे नगद भी देंगे। उधार माने क्या, लोन पे फोन, कर्ज दिलवा देंगे, कर्ज दिलवा देंगे, आइएगा। उधार माने क्या, अपना तरफ से उधार नहीं देंगे हम, कर्ज, समझे, समझ पा रहे हैं? सेंट्रलाइज परचेज, डिसेंट्रलाइज सेलिंग, एक जगह से किनेंगे सब दुकान में रख रख के बेचेंगे। सेंट्रलाइज परचेज, डिसेंट्रलाइज सेलिंग, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, चलाने का बहुत पैसा लगता है। अट्रैक्ट हायर इनकम ग्रुप पीपल, पैसे वाले लोग जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, समझे। चेन स्टोर भी वैसा ही है, फीचर्स वैसे लिखोगे, लार्ज साइज, सेंट्रलाइज परचेज, डिसेंट्रलाइज सेलिंग, कैश सेल्स, लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। चेन स्टोर, बाटा, सब जगह एक ही डिजाइन, एक ही तरीका का दुकान, श्री लेदर, सब जगह एक तरीका का दुकान, एक माल, एक प्राइस, एक स्टाइल, एक कलर, इसी को हम कहते हैं चेन स्टोर। क्या कहते हैं? तो चेन स्टोर का फीचर्स क्या हुआ, लार्ज साइज, सेंट्रलाइज परचेज, डिसेंट्रलाइज सेलिंग, यूनिफॉर्म प्राइस, कैश सेल्स, अट्रैक्ट एनी इनकम ग्रुप, कोई भी जा सकता है इस तरीका का दुकान में, इसी को हम क्या कहते हैं, चेन स्टोर। क्या कहते हैं? शॉपिंग मॉल इज अ लार्ज कम्प्लेक्स इन विच कंसिस्टिंग मैनी शॉप्स। शॉपिंग मॉल में एक बिल्डिंग रहेगा, बहुत सारे उसमें दुकान रहेगा, जैसा मानिए इसको हम कहते हैं शॉपिंग मॉल।
मेल ऑर्डर बिजनेस, ऑर्डर रिसीव थ्रू पोस्ट, गुड्स डिस्पैच थ्रू पार्सल। ऑर्डर लेंगे पोस्ट से, गुड्स देंगे पार्सल से, इसको कहते हैं मेल ऑर्डर बिजनेसेस। आजकल मेल ऑर्डर को इंटरनेट से शिफ्ट कर दिया गया, ऑर्डर लेंगे इंटरनेट से, गुड्स दे देंगे पार्सल से। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, बटन दबाओ गुड्स दे देंगे, अपने आप वजन हो जाएगा, समझे? इसको कहते हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। क्या कहते हैं? तो डेफिनेशन सारा लिखा दिए हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर चेन स्टोर का डिफरेंस आता है, पहले डेफिनेशन लिख दीजिएगा डिपार्टमेंटल स्टोर चेन स्टोर का। लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स कैप्ट अंडर वन रूफ, उस डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया। वन टाइप ऑफ गुड्स कैप्ट अंडर वन रूफ, उसको चेन स्टोर कहते हैं। अट्रैक्ट हायर इनकम ग्रुप, अट्रैक्ट एनी इनकम ग्रुप। डिपार्टमेंटल स्टोर में कैश सेल, क्रेडिट सेल, और चेन स्टोर में ओनली कैश सेल। ओनली, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसका क्या होगा? डिपार्टमेंटल स्टोर लोकेटेड एट सेंट्रली लोकेटेड, और चेन स्टोर लोकेटेड एट एवरी एरिया, दैट इज लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, लोकल एरिया में काम करते हैं। शॉपिंग मॉल आगे में चेंबर ऑफ कॉमर्स। चेंबर ऑफ कॉमर्स इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के एसोसिएशन को कहते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबर के हितों का रक्षा करता है, इसको हम कहते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स। चेंबर ऑफ कॉमर्स, सोना पे टैक्स लग गया था ना, तो 3 महीना पूरा आंदोलन करते रह गया था, समझ पा रहे? ऐसा होता है चेंबर ऑफ कॉमर्स। चेंबर ऑफ कॉमर्स का फीचर्स आता है, फीचर्स है अपने मेंबर का हित का बचाव करना, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, रोल ऑफ स्पोक्समैन, बोलता है बात रखता है, इन्फॉर्मेशन टू मेंबर, इन्फॉर्मेशन देता है, मेला लगवाता है, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियल फेयर्स, फॉर्मिंग कोड ऑफ कंडक्ट, नियम बनाता, नियम। परफॉर्मा इनवॉइस, बायर और सेलर के बीच एक जो एग्रीमेंट होता है उसको कहते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस इज एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर, बिटवीन बायर एंड सेलर, समझ रहे हैं? इसको हम कहते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। इनवॉइस, जब गुड्स भेजेंगे ना, आपको सप्लाई करेंगे तब तो बिल देंगे, इसको कहते हैं इनवॉइस। इनवॉइस इज अ बिल और वाउचर सेंड बाय द सेलर टू द बायर। इनवॉइस इज अ बिल और वाउचर सेंड बाय द सेलर टू द बायर व्हेन द गुड्स आर सप्लाइड, जब गुड्स बेचेंगे, सप्लाइड करेंगे तो आपको तो बिल भेजेंगे, इसको हम कहते हैं इनवॉइस। डेबिट नोट, चिट्ठी है, माल रिटर्न करेंगे, किस कारण से रिटर्न हुआ? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चिट्ठी है, माल रिटर्न करेंगे, उसमें लिख कर भेजेंगे। लॉरी से माल आएगा, लॉरी रिसिप्ट, ट्रक, रेलवे से माल आएगा, रेलवे रिसिप्ट। टर्म्स ऑफ ट्रेड, कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा पसंद पड़ता है आप लोगों को, माल लेके आओ तब पैसा देंगे, COD, कैश ऑन डिलीवरी। फ्री ऑन बोर्ड, माल पहुंचा के तो बोर्ड पे। CNF, कॉस्ट एंड फ्रेट। CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। और ENOE माने एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, ये सब टर्म्स ऑफ ट्रेड है, फुल फॉर्म पूछा जाता है। GST स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST स्टैंड फॉर गुड्स एंड कौन सा टैक्स? सर्विस टैक्स। इट इज डिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा पे इसे लगाया जाता है, वस्तु और सेवा पे लगाया जाता है। इट इज इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इट इज रिग्रेसिव इन नेचर, सबको देना पड़ेगा, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर, समझ पा रहे हैं? वाइडर टैक्स बेस, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। वाइडर टैक्स बेस, इट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई को बढ़ाता है। GST महंगाई को बढ़ाता है, तो फीचर्स क्या लिखोगे? GST स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, लिवाइड माने लगाया जाता है। इट इज इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इट इज रिग्रेसिव इन नेचर, ये रिग्रेसिव नेचर का होता है। इट इज कॉजेज इन्फ्लेशन, महंगाई को जन्म देता है। वाइडर टैक्स बेस इसका ज़्यादा है, 0%, 5, 12, 18, 28। अब लास्ट चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि चैप्टर नंबर 10 है, इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छे से सुनिए, अच्छे सुनो। इंटरनेशनल ट्रेड refers to buying and selling of goods and services beyond the geographical boundary of a country। अपने देश के सीमा के बाहर जब वस्तुओं और सेवाओं को बेचेंगे, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। बुक में मार्क कराए थे, बुक से पढ़िएगा, सुन लीजिए अच्छे से। ओ दीदी लोग सुनो अच्छे से एकदम। इंटरनेशनल ट्रेड 3 तरीका का था, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रीपोर्ट। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रीपोर्ट। दूसरा देश से गुड्स खरीदेंगे, इंपोर्ट। दूसरे देशों को गुड्स बेचेंगे, एक्सपोर्ट। और दूसरा देश से गुड्स खरीद के तीसरे देश को बेच देंगे, इसको कहते हैं इंट्रीपोर्ट। गुड्स सोल्ड टू द अनदर कंट्री, एक्सपोर्ट। गुड्स परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, इंपोर्ट। गुड्स परचेज फ्रॉम अनदर अनदर कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग देम टू द अनदर कंट्री, इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रीपोर्ट। क्या कहते हैं? अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड का फीचर्स बताओ।
फीचर सिंपल है, डिफरेंट लैंग्वेज, डिस्टेंस, डिफरेंट लैंग्वेज, डिस्टेंस, एटलीस्ट 2 कंट्री, कम से कम 2 देश होना चाहिए। हाई रिस्क, रिस्क बहुत है, इंटरनेशनल में रिस्क कम थोड़ी है। हाई रिस्क, कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस करने में दिक्कत होता है। ये फीचर्स हुआ, किसका फीचर्स हुआ? इंटरनेशनल, डिस्टेंस, डिफरेंट लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्सिटी, समझ रहे? हाई रिस्क, समझ पा रहे? स्पेशलाइजेशन, बढ़िया माल मिलेगा इसीलिए तो दूसरे देश से मंगाते हो। स्पेशलाइजेशन, 2 कंट्री, कम से कम 2 देश रहता है। लेंथी प्रोसीजर, ये सब फीचर्स है। या कॉम्प्लेक्सिटी में भी यही सब लिखना है। कॉम्प्लेक्सिटी, प्रॉब्लम, इंटरनेशनल ट्रेड का प्रॉब्लम। अब डिफरेंस आता है, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज within the geographical boundary of a country, और international trade refers to buying and selling of goods and services beyond the geographical boundary of a country. Internal में low risk, international में high risk, low risk, high risk. National currency use, foreign currency use, national currency use, foreign currency use. समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अच्छा, उसके बाद क्या भाई? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेल एंड रोड इंटरनल में। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉरेन में, इंटरनेशनल में शिप एंड एयरवेज, शिप एंड। तो ये डिफरेंस हुआ, किसका डिफरेंस हुआ भाई? इंटरनल, इंटरनेशनल। अच्छा, इंटरनल में 1 कंट्री इन्वॉल्व, इंटरनेशनल में 2 कंट्री इन्वॉल्व। 1 कंट्री इन्वॉल्व, 2 कंट्री इन्वॉल्व। तो पहला तो मीनिंग लिख दोगे, डेफिनेशन। दूसरा, कंट्री इन्वॉल्व, 1 कंट्री, 2 कंट्री, रिस्क, लो, हाई, पेमेंट, नेशनल करेंसी, फॉरेन करेंसी। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड एंड रेल, और यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शिप एंड एयरवेज, शिप एंड। समझ रहे? आगे बढ़े हम लोग। बिल ऑफ लैडिंग, जब शिप से माल आता है तो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसका नाम है बिल ऑफ लैडिंग। 2 तरीका का चिट्ठी है, शॉर्ट में समझाएंगे, ओपन इंडेड, पूरा एकदम विस्तार में समझाएंगे कैसा माल चाहिए, कैसा क्वालिटी के चाहिए, कितना पीस चाहिए। क्लोज इंडेड, open ended describe in short manner, और close ended means describe in, समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? describe in complete manner, पूरा complete वे से आपको समझाएंगे। इसको हम कहते हैं close ended। क्या कहते हैं? चार्टर पार्टी। चार्टर पार्टी क्या करता है भाई? गाइड करता है। क्या करता है? गाइड करने को हम क्या कहते हैं? चार्टर पार्टी। क्या कहते हैं? ट्रिम्स, ट्रिप्स। ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर कोई यूजफुल चीज़ बना दिए तो उसका लाइसेंस लेना होगा। तो कहाँ से लेंगे? जैसे फेसबुक, यूट्यूब जैसा सामान बना दिए तो ट्रिप्स से लाइसेंस लेंगे। और दूसरा देश में पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, तो ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ, दूसरा देश से लेन देन गुड्स करोगे ना तो उसका पेमेंट क्लियर कैसे होगा? लेटर ऑफ क्रेडिट से। लेटर ऑफ इंपोर्ट के केस में मेन डॉक्यूमेंट जो होता है उसको कहते हैं बिल ऑफ एंट्री। क्या कहते हैं? इंपोर्ट के केस में मेन डॉक्यूमेंट का नाम बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ। एक्सपोर्ट के केस में मेन डॉक्यूमेंट का नाम शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट के केस में मेन डॉक्यूमेंट का नाम शिपिंग बिल। IMF भरोगे ना, भुखमरी हो जाएगा तुम्हारे देश में। भुखमरी वाला भिखमंगे देश को IMF लोन देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी जन्म हुआ था 1944 में इसका। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भिखमंगे देश को, भुखमरी वाले देश को पैसा देता है, कर्ज देता है। इसका जन्म हुआ था 1944 में। वर्ल्ड बैंक, बोलिएगा भूख लगा पैसा तो नहीं देगा, बोलिएगा हमको ना, समझ रहे, एयरपोर्ट बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है तो पैसा दे देगा। इसको कहते हैं वर्ल्ड बैंक। डेवलपमेंट के लिए आपको कर्ज देगा। वर्ल्ड बैंक जो है डेवलपमेंट के लिए कर्ज देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करेगा। IMF ऐसे ही आपको लोन दे देगा, मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हेवी चार्ज करेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? WTO का सपना हुआ था 1995। हेड ऑफिस जेनेवा, हेड ऑफिस। WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड क्यों बनाए थे भाई? टू प्रोटेक्ट, टू प्रमोट मल्टीलैटरल ट्रेड, सारे देशों में बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए। टू सोल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू ट्रेड, ट्रेड से संबंधित झगड़ा हो गया उसको सोल्व करने के लिए। समझ रहे? समझ रहे क्या बोला कि नहीं समझ रहे? टू अवॉइड द लॉ ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ WTO, WTO के सारे मेंबर को लॉ को मानना पड़ेगा। WTO इज अ ऑर्गेनाइजेशन। WTO क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। WTO क्या है? ऑर्गेनाइजेशन।
WTO कवर गुड्स एंड सर्विसेज में वस्तु को भी कवर किया गया, सेवा को भी कवर किया गया। WTO कवर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स ऑन ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स ऑन, ये एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। ये क्या है? समझौता है। इसको हम क्या कहते हैं? गैट कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बताता है कि किस जगह से माल आ रहा है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बताता है ये माल किस जगह से आ रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड को वापस एक बार बोल देते हैं पूरा। हम रिस्क नहीं ले सकते इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि हम बुक में मार्क कराए हैं, बुक में लिखा है, कॉपी में नहीं कराए हैं। इंटरनेशनल ट्रेड refers to buying and selling of goods and services beyond the geographical boundary of a country। तीन तरीका का, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रीपोर्ट। दूसरा देश को बेचेंगे एक्सपोर्ट, खरीदेंगे इंपोर्ट। दूसरा देश से खरीद के तीसरे को बेच देंगे इंट्रीपोर्ट। फीचर्स या कॉम्प्लेक्सिटी पूछे, यही लिखना है। डिस्टेंस, लैंग्वेज बैरियर, कॉम्प्लेक्सिटी, हाई रिस्क, समझ रहे हैं? लेंदी प्रोसीजर, फीचर्स पूछे, कॉम्प्लेक्सिटी पूछे, यही डाल देंगे। फीचर्स, डिफरेंस, पहले तो मीनिंग, वन कंट्री इन्वॉल्व, टू कंट्री इन्वॉल्व, हाई रिस्क, लो रिस्क, नेशनल करेंसी, फॉरेन करेंसी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेल एंड रोड। और यहाँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ओपन इंडेंट शॉर्ट में समझाएंगे, क्लोज इंडेंट विस्तार में समझाएंगे। बिल ऑफ lading, जब शिप से माल आएगा तो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा जिसका नाम बिल ऑफ lading। चार्टर पार्टी इज अ गाइड, चार्टर पार्टी इज अ गाइड। WTO का सपना 1995 में, हेड ऑफिस जेनेवा। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ यूजफुल सामान बना दिए, ट्रिप्स लाइसेंस लेंगे, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दूसरे देशों में हमको इन्वेस्ट करना है तो ट्रिम्स लाइसेंस लेंगे, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। दूसरा देश से गुड्स खरीदा बेची होता है तो उसका पेमेंट जो सेटल होता है लेटर ऑफ क्रेडिट से होता है। इंपोर्ट के केस में मेन डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एंट्री, एक्सपोर्ट के केस में मेन डॉक्यूमेंट शिपिंग बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बताता किधर से माल आया है। भूखे मरोगे ना तो IMF लोन देगा। 1944 में सपना हुआ था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और डेवलपमेंट के लिए पैसा मांगोगे तो कौन आपको लोन दे देगा? वर्ल्ड बैंक। कौन देगा? समझ गए? कंप्लीट हुआ हम लोग का पूरा और लगे हाथ शुभ काम में। हम लोग देरी नहीं करते हैं। एक तो पेपर डिक्टेट कर दे रहे, सुनो ध्यान से। सेट 1 तो कर दिए, सेट 2 डिक्टेट कर। सुनो एक कैसे आएगा? 2 मार्क का 5 ठो, सुनो 2 मार्क का 5, 10 क्वेश्चन ऐसे हो गया। और 3 मार्क का 5 ठो, 15 हो गया। 2 मार्क का 5, 3 मार्क का 5, 2 मार्क का 5, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और 5 मार्क का 3, 5 मार्क का 2 मार्क का 5 ठो, और 3 मार्क का 5, और 5 मार्क का 3 ठो, माना 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स। यही क्वेश्चन का पेपर पैटर्न है। पहला क्वेश्चन हम सेट 2 को डिक्टेट कर रहे हैं। सुनो, स्टेट द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एज पर कंपनी एक्ट। देखो CSR दिया था सिलेबस में, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। समझ पा रहे? ये सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। CSR मीन्स डूइंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी। CSR मीन्स डूइंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी। इट मीन्स 1% कंट्रीब्यूशन, 1% कंट्रीब्यूशन फॉर द सोशल। समझ पा रहे हैं? सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड एक फंड होता है जिसमें 1% कंट्रीब्यूट करेंगे, उसी को CSR कहते हैं। ITC का कॉपी गिनेगा तो लिखता है तो कि हम 4 कॉपी बेचते हैं तो 1 रुपया CSR में जमा कर देते हैं। पीछे लिखा रहता है। ITC का कॉपी पढ़िएगा, पीछे लिखा रहता है, छोटा छोटा एकदम छोटा मई अक्षर में लिखता है, हम 4 कॉपी बेचते हैं, 1 रुपया दान कर देते हैं, लिखता है CSR। हाँ, स्टेट एनी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्रति 2 को जिम्मेवारी बताना। टू पे टैक्सेस ऑन टाइम, टू पे टैक्सेस ऑन टाइम, टू अबाइड द लॉ। मतलब 2 ही तो पूछा। नेक्स्ट, डिफाइन फैक्टरिंग। फैक्टरिंग का डेफिनेशन लिखवाया हुआ है कि फैक्टरिंग इज द रिलेशन बिटवीन, समझ पा रहे हैं, 2 पार्टीज। फैक्टरिंग इज द रिलेशन बिटवीन 2 पार्टीज। इट अरेंज द फंड, इट अरेंज द लिस्ट एनी 2 एडवांटेज ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का 2 को फायदा बताना। तो फायदा है, समझ पा रहे हैं? डिवेंचर का क्या फायदा है भाई? पहला रिडीमेबल, पहला क्या? रिडीमेबल और कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कंपल्सरी है एकदम। नेक्स्ट, इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, सस्ता पड़ता है।
चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। अच्छा, व्हाट इज द, अरे एडवांटेज वगैरह पूछेगा, फीचर्स को ऐड करके लिखा जाता है, बुर्बक मत बनना, समझ पा रहे? एडवांटेज वगैरह पूछेगा तो क्या चीज़ को ऐड करके लिखा जाता है, फीचर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, क्या दरकार पड़ गया? कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। फिर क्या है? स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी का बोला 2 ऑब्जेक्टिव बताओ। तो पहला अब जीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंसोलिडेट ऑल द टैक्सेस, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन इट इज डिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। पहला तो वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक टैक्स, और इट इज डिवाइड ऑन। फिर व्हाट इज द पर्पज इज सर्व्ड बाय द होलसेलर बाय प्रोवाइडिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। होलसेलर का आपको वेयर हाउसिंग को एक्सप्लेन कर देना है। वेयर हाउसिंग मीन्स गोडाउन, वेयर होलसेलर कीप द गुड्स, समझ पा रहे हैं? वेयर हाउसिंग को डिफाइन करना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर रिसिप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर रिसिप्ट। मैटर रिसिप्ट इज अ डॉक्यूमेंट, मैटर रिसिप्ट इज अ डॉक्यूमेंट, मैटर रिसिप्ट क्या है? डॉक्यूमेंट है, जब गुड्स आता है तो ये मिलता है। आगे बढ़ते हैं। What do you understand by social responsibility of business? डिफाइन करना है कि social responsibility of business means obligation to act in a manner which will serve the best interest of the society. How is it different from legal responsibility? It is different from legal responsibility because legal responsibility means to abide the law of the government. गवर्नमेंट का नियम को मानने को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माने गवर्नमेंट का नियम नहीं, सही से धंधा कर, समाज का नहीं, समझ पा रहे हैं? तो इसलिए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये अलग है। नेक्स्ट, distinguish between equity share and preference share. लिख देना, equity share are those share which is not carry any preferential right, preference share are those share which is carry preferential right. Rate of dividend not fixed, rate of dividend fixed. Equity share can be buyback, preference share can be redeemable. Equity share voting right available, preference share voting right not available. State and 3 limit, बालक पर आने तो डिस्टर्ब मत करिए। स्टेट एंड 3 लिमिटेशन ऑफ रिटर्न अर्निंग, रिटर्न अर्निंग का डिसएडवांटेज बताना है, देख लेना तो बुक से, अब इसमें पीडीएफ में लिख के दिए हैं। रिटर्न अर्निंग का डिसएडवांटेज है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड, फंड कम रहेगा, अपना पैसा कितना रहेगा आपके पास, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड, रिस्की कैपिटल हो जाता है, ये सब लिमिटेशन। नेक्स्ट, स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ मल्टीपल शॉप, मल्टीपल शॉप मैंने चेन स्टोर का विशेषता बताना, लार्ज साइज, सेंट्रलाइज परचेज, डिसेंट्रलाइज सेलिंग। चेन स्टोर का एक दूसरा नाम होता है मल्टीपल शॉप, समझ पा रहे हैं? लिखवाए हैं मल्टीपल शॉप ऑप्शन। तो लार्ज साइज, सेंट्रलाइज परचेज, डिसेंट्रलाइज सेलिंग, कैश सेल्स, local area of operation. What is a letter of credit? Letter of credit is a document. It is used in case of import of goods. समझ पा रहे? लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्ट करिएगा ना तो दूसरा जिसको पेमेंट देने का इस्तेमाल किया था। लेटर ऑफ क्रेडिट का डेफिनेशन लिखवाए थे, अरे तो मार्क कराए थे। Why does an exporter need this document? क्यों दरकार पड़ता है भाई? फॉर द पेमेंट, फॉर द सेटलमेंट ऑफ पेमेंट, फॉर द सेटलमेंट ऑफ पेमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन शिपिंग बिल, शिपिंग बिल यूज इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के केस में क्या यूज होता है? शिपिंग बिल। इंपोर्ट के केस में क्या इस्तेमाल होता है? बिल ऑफ एंट्री। तो शिपिंग बिल यूज्ड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये बनाया जाता कब? जब गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। बनाया जाता कब? जब गुड्स को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, वीक सोशल वैल्यू अपलोड बाय डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ का भाई फीचर्स को ऐड करके लिखना है, इसमें ऑब्जेक्टिव को ऐड करके लिखना बस। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी से प्रेफरेंस सैलरी, फिर बोल दिए हैं। स्मॉल बिजनेस का रोल बताना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, ये सब काम है। गिव एन आइडिया प्रोग्रेस अबाउट एमएसएमई इन इंडिया, एमएसएमई के बारे में लिख देना भाई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, समझ पा रहे? तो लिख देना कैपिटल वगैरह जो अभी समझाए। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ होलसेलर, होलसेलर क्या फंक्शन है? बाइंग, असेंबलिंग, डिस्पर्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, रिस्क बियरिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ये सब काम है। फाइनेंसिंग, रिटेलर का भी एक चीज लिखेंगे। अच्छा, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर का फीचर्स बताना है। लार्ज साइज, सेंट्रलाइज परचेज, डिसेंट्रलाइज सेलिंग, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? कैश सेल, क्रेडिट सेल, अट्रैक्ट हायर इनकम ग्रुप, सेंट्रली लोकेटेड, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लगे हैं सेट 3 भी थोड़ा बोल देते हैं, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, बोल दे रहे हैं, डिस्टर्ब मत करिए। पढ़ लेना,
हम नहीं जानते पॉलन